हाँ जी, गुड इवनिंग। इस मौसम में भी तुम क्लास आते हो रे? धिक्कार है तुमको। कोई मतलब नहीं है तुम्हारी जिंदगी का। अरे मेरे को तो आना पड़ता है वरना कोचिंग से निकाल दे। भाई मैं नहीं आऊं तो कोचिंग वाले निकाल। कोई घर से नहीं निकालता। झूठी बात मत करो, मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट था तो। क्या पढ़ा था कल? मौसम बेईमान हो रखा है बाहर कई दिनों से, है ना? आज मत बढ़ाऊं, नाचूं इधर। तुम सही हो यार। कि देख पैसे दिए हैं, हम कहेंगे तो पढ़ा, हम कहेंगे तो डांस। कल घुंगरू उंगरू लेके आऊंगा। ग्राहकों की संतुष्टि परम ध्येय है भाई। करना पड़ता, पापी पेट के लिए जो जो करवाओगे करना पड़े। क्या करें? हाँ, समोसे जयपुर की सारी दुकानों से भी मंगा लेने के इसी टाइम एक साथ 1000 समोसे दो तो नहीं मिले। उसके लिए पहले ऑर्डर देने पड़ते हैं भाई, ऐसा ऐसे नहीं मिलते समोसे। हाँ, 7 बजे तक यही है तुम। सर वो चिंता मत करो। हाँ हाँ, आप कहो तो आज हम यही बैठे हैं। आप समोसे मंगाओ आज। हाँ, कौन से? हाँ यार, गुलाब जामुन ड्यू चल रहे, कल खिलाएं आपको। चलो कल खिला देंगे, साथ में समोसे भी। चलो समोसे खिला, चाय भी। और कोई फरमाइश है ना? कोई सपना के डांस करवाने हो इधर? आपको करना ही पड़ेगा भाई, क्या इलाज है? नागिन डांस करना है? चलो सही है। आपको पता है इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा बुरी बात क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। कहां तक पढ़ लिया था कल? सुनाओ देखिए, थोड़ा थोड़ी सी किसान आंदोलन पूछ लो, शतान क्रांति 2-3 दिन में पूछ ली मैंने। अच्छा बताओ देखिए, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का राणा सांगा ने अशोक परमार को कौन सी जागीर दी थी? और अशोक परमार ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? कितने प्रकार के कर? भू राजस्व, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, लड़कियों की शादी के समय, किसने लगाया, कब लगाया, नए सामंत का राजा को कर, जनता पे किसने लगाया, कब लगाया, कौन से गांव से आंदोलन शुरू हुआ, कौन से किसानों द्वारा, किसके कहने पे, कौन कौन शिकायत लेके गए, किसके पास गए, वहां से जांच अधिकारी कौन है, पहले चरण के नेता कौन कौन थे, प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, और दूसरे चरण में साधु सीताराम दास किसको लेके आए? इतनी बातें पड़ी थी ना। अच्छा, विजय सिंह जी आए, विजय सिंह जी ने आते पूछा कि भाई ठीक है, तुम्हें आंदोलन चलाते हुए कितने साल हो गए? किसानों का साल हो गए 20। कितने हो गए? 1897 में शुरू किया था, 1917 आ गया हमारे तो, और अभी तक हम आंदोलन चला ही रहे हैं। कोई सफलता नहीं, नहीं साहब, कोई सफलता नहीं। अच्छा चलो बताओ, तुम ये जो आंदोलन चला रहे हो तो तुम्हारे संगठन का नाम क्या है? कौन से बैनर के नीचे आंदोलन चला रहे हो? कौन से संगठन के तहत आंदोलन चला रहे हो? किसानों का ये क्या होता है? अरे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन आंदोलन चलाता है। तो उनका हमने तो कोई बनाया नहीं। कोई संगठन नहीं है कि ना ना, ऐसे तो हमारा एक पुराना संगठन है। कौन सा? कि धाकड़ किसान पंचायत। कौन सा है? भाई धाकड़ किसान थे, धाकड़ों की थी, एक धाकड़ पंचायत है हमारी। वो क्या काम करती है तुम्हारे? वो तो वो काम करती है, लव मैरिज करते हैं तो जात से बाहर कर देते हैं। गांव में जातीय पंचायतें होती है, ऐसा कुछ करते जात बाहर कर दिया। तो अरे वैसी नहीं, हम दूसरा संगठन बनाते हैं। चलो तुम बताओ, तुम्हारे इलाके का नाम क्या है? तो कहा हमारे इलाके का नाम है उपरमाल। क्या नाम है? तो चलो एक संगठन बनाते हैं तुम्हारा, और इस संगठन का नाम है उपरमाल पंच बोर्ड। क्या नाम है? तो हेडिंग डालो, एक उपरमाल पंच बोर्ड।
उपरमाल पंचबोर्ड। लिखो संस्थापक विजय सिंह पथिक, संस्थापक विजय सिंह पथिक। फाउंडर कौन है? विजय सिंह पथिक। लिखो स्थापना 1917, फाउंडेशन 1917। जिस दिन स्थापना की थी ना, उस दिन एक त्योहार था, हरियाली अमावस्या। कौन सा त्योहार था? तो लिख लो कोष्टक में हरियाली अमावस्या। श्रावण के महीने की जो अमावस्या होती है उसको क्या कहते हैं? श्रावण के महीने में सब हरा ही हरा होता है, तो अमावस्या भी क्या हो गई? हरियाली। जिस जगह पे बनाया गया था उस जगह का नाम था बेरीसाल। क्या नाम था? लिख लो स्थान बेरीसाल। प्लेस, कहां पर स्थापना की गई इसकी? कहां पर स्थापना की गई? बेरीसाल। और इसका अध्यक्ष बनाया गया मन्ना पटेल। लिख लो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट मन्ना पटेल। कौन बनाया गया अध्यक्ष? मन्ना पटेल। कौन सा संगठन है? ऊपरमाल पंच बोर्ड। किसने बनाया? कब बनाया? कौन से त्योहार के दिन? कहां बनाया? किसको अध्यक्ष बनाया? 5 लोगों की एक टीम है, ये आज के बाद आंदोलन को चलाएगी। इस टीम का हेड जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? मन्ना। विजय सिंह पथिक जानते थे कि बिना युवाओं के कोई भी आंदोलन सफल है, युवाओं की बेहद आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए युवा, वहां मेला था, हरियाली अमावस्या का मेला लगता है मेवाड़ में, हरियाली अमावस्या का बड़ा मेला होता है। तो वहां मेले का दिन था, युवा इकट्ठे हो रखे थे कि भाई युवाओं, तुम नहीं चाहते आंदोलन में शामिल हो, तुम नहीं चाहते कि तुम ऊपरमाल की सेवा करो। किसकी सेवा करो? युवाओं का, ओ हम तैयार है एकदम सेवा करने के लिए। तो युवाओं को एक संगठन बनाया गया, ऊपरमाल सेवा समिति। क्या बनाया गया? तो विजय सिंह पथिक ने एक और संगठन कौन सा बना दिया? ऊपरमाल। देख लो, विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। विजय सिंह पथिक फाउंडेड ऊपरमाल सेवा समिति। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन किया। विजय सिंह पथिक फाउंडेड ऊपरमाल सेवा समिति। युवाओं ने कहा, सर बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, क्या काम तो दो, क्या सेवा करें? कहा आप तो गांव गांव में जाके डंका बजा दो। क्या बजा दो? गांव गांव में जाके गांव वालों को कह दो कि राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं आंदोलनकारी। कौन आ रहे हैं? आंदोलन वाले आ रहे हैं। गांव गांव में जाके डंका बजाना है। एक पैम्पलेट तैयार किया था, एक पर्चा बनाया था, उस पर्चे का नाम था ऊपरमाल का डंका। क्या नाम था? और वो सब गांव के अंदर बांटा गया, युवाओं को ये काम दिया गया। तो कौन सा पर्चा प्रकाशित किया गया? लिख लो, पथिक जी ने ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। पथिक जी पब्लिश्ड ए पैम्पलेट नेम्ड ऊपरमाल का डंका। पथिक जी ने ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। पथिक जी पब्लिश्ड ए पैम्पलेट नेम्ड ऊपरमाल का डंका। पथिक जी ने ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। पथिक जी पब्लिश्ड ए पैम्पलेट नेम्ड ऊपरमाल का डंका। ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। तो पथिक जी के 3 काम हो गए भाई, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल सेवा समिति, ऊपरमाल का। तीनों काम किसके किए हुए? विजय सिंह। ये काम देख के, विजय सिंह पथिक के ये काम देख के एक बंदे आंदोलन में और जुड़े, उनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम है? माणिक्यलाल वर्मा पहले बिजोलिया ठिकाने की नौकरी करते। कहा नौकरी करते? ठिकाने की नौकरी करते। लेकिन बाद में उनको लगा कि देखो यार, मैं तो यहाँ सामंत के काम कर रहा हूँ, और उधर पथिक जी अपने यहाँ के तो है ही नहीं। पथिक जी थे यूपी के। कहाँ के थे? यूपी का एक बंदा आके तो आंदोलन कर रहा है, और मैं लोकल हूँ यहाँ का, मेवाड़ का, और मैं यहाँ सामंत की नौकरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने सामंत की नौकरी छोड़ दी और आंदोलन में शामिल हो गए। लिख लो, विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बाई मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बाई मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बाई मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन में शामिल हो गए। माणिक्यलाल वर्मा
ऑल्सो ज्वाइंट मूवमेंट। माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन में शामिल हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ऑल्सो ज्वाइंट मूवमेंट। तो यह पहले बिजोलिया ठिकाने में काम करते थे। अर्लियर ही सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। यह पहले बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे। अर्लियर ही सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। यह पहले बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे। अर्लियर ही सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। यह पहले बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे। ही सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। विजय सिंह पथिक इंटेलिजेंट बंदे थे। वो इस बात को जानते थे कि जब तक कोई बड़े संगठन का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा। कोई खूंटा मजबूत चाहिए अपने को, जो अपनी बात को रख सके। उन दिनों भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती कांग्रेस। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन होता दिसंबर के महीने में। कब होता? 1919 का साल है। कांग्रेस का एक अधिवेशन होने जा रहा है अमृतसर। कहाँ होने जा रहा है? कौन से साल में? कहां पे अधिवेशन होने जा रहा है? किसका? कांग्रेस का। किसका? कांग्रेस। विजय सिंह पथिक वहां चले गए और विजय सिंह पथिक ने वहां जाके एक बड़े नेता को पकड़ा और उस नेता को पकड़ कर, नेताजी आप तुम्हारे बिजोलिया आंदोलन का प्रस्ताव रख दो। क्या रख दो? कांग्रेस के अध्यक्ष प्रस्ताव आएंगे भाई, कांग्रेस अगले एक साल में क्या क्या काम करेगी, तो आप हमारे बड़ा ही रख दो कि कांग्रेस अगले एक साल में बिजोलिया में क्या करेगी, आंदोलन। नेताजी ने कहा पक्का। और नेताजी खड़े हुए, नेताजी ने खड़े होकर कहा कि भाई अपने मेवाड़ रियासत में ठिकाना पड़ता है बिजोलिया, वहां पर किसान आंदोलन चला रहे हैं और मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि किसानों के इस बिजोलिया आंदोलन को कांग्रेस को क्या करना चाहिए? सपोर्ट। अपने को उनके समर्थन में उतरना चाहिए। और जैसे नेताजी ने कहा, एक और नेताजी खड़े हुए। उनका दिमाग खराब आपका, बूढ़े हो गए, सठिया गए अब आप। क्या तरीका है? कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। किस खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है? बिजोलिया का आंदोलन राजाओं के खिलाफ। भारत दो है, अंग्रेजों का भारत अलग, राजाओं का भारत। कांग्रेस अंग्रेजों के भारत में काम करती है, राजाओं के भारत में काम है। कांग्रेस राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाएगी, क्योंकि यदि कांग्रेस ने राजाओं के खिलाफ आंदोलन चलाए तो कांग्रेस की पावर दो भागों में बढ़ जाएगी, आधी अंग्रेजों के खिलाफ, आधी। फिर ना तो अंग्रेज देश से जाएंगे ना राजतंत्र कभी समाप्त होंगे। इसलिए पहले हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस बात पर है कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। जब अंग्रेज देश से बाहर चले जाएंगे तो भी राजाओं के खिलाफ हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, राजाओं से मिल बैठ के बातचीत करेंगे, क्योंकि राजा हमारे देश के विदेशी नहीं। मिल बैठ के बातचीत करेंगे। राजा यदि हमारी बात मान लेते हैं तो वेल एंड गुड, और यदि बात नहीं मानते हैं तो हम राजाओं के खिलाफ का क्या करेंगे? आंदोलन। लेकिन जब तक अंग्रेज हमारे देश में, हम राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन, तो फाड़ो ये पर्चा तुम्हारा। प्रस्ताव रख रहा हूं बिजोलिया, वैसा कोई प्रस्ताव नहीं रखना। वो जो प्रस्ताव रख रहे थे पक्ष में बिजोलिया के, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है? वो जो पर्चा फाड़ रहे उनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? तो पथिक जी के कहने पे प्रस्ताव रखा किसने? विरोध किसने किया? देखो 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, इन अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1980, 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, इन अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1980, 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, इन अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1980, विजय सिंह पथिक के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ विजय सिंह पथिक, अमृतसर अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ विजय सिंह पथिक, बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा। बाल गंगाधर तिलक took a resolution in favor of बिजोलिया मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा। बाल गंगाधर तिलक took a resolution in favor of बिजोलिया मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा। बाल गंगाधर तिलक took a resolution in favor of बिजोलिया मूवमेंट। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया, बट गांधी जी अपोज्ड इट। गिरवाई दिया था प्रस्ताव, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया, बट गांधी जी अपोज्ड इट। अधिवेशन के बाद तिलक मिले भाई विजय सिंह पथिक से, कहा सॉरी यार, मैंने तो रखा था प्रस्ताव पर, अब गांधी जी नहीं मान रहे। आजकल कांग्रेस में होल सोल पावर किसके पास है?
यार तुम गांधी जी से बात कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ, व्यक्तिगत क्या कर सकता हूँ, कांग्रेस तो तुम्हारे कुछ नहीं कर रही। पथिक जी ने कहा सर देख लो आप क्या कर सकते हो, कि मैं दो काम कर देता हूँ। एक तो मेरा एक अखबार आता है मराठा, कौन सा अखबार है, उसमें तुम्हारे पक्ष में लेख लिखता हूँ, ताकि सरकार पे दबाव बनेगा, अखबार में बातें आएगी तो। दूसरा, तुम्हारे मेवाड़ के राणा जी को मैं लेटर लिख देता हूँ। मेवाड़ के राणा जी फतेह सिंह कौन है, मैं फतेह सिंह जी को लेटर लिख देता हूँ कि फतेह सिंह जी देखो यार मेरे कहने पे मैटर दे, कांग्रेस नहीं कर रही, तिलक कह रहा है, इंडिविजुअल तिलक भी तो अपने आप के अंदर आइडेंटिटी है, मेरे कहने पे मैटर देख लो। पर यार बाकी मामला कांग्रेस में तो आप केवल और केवल कौन संभालेंगे, गांधी जी। तो पथिक जी के समझ में आ गई नेतागिरी किसके पास में है, इसलिए पथिक जी गांधी जी के पास गए। बापू यार ऐसे मत करो यार, हमारा साथ दो थोड़ा। बापू उनका मैंने सुना तिलक लेटर लिख रहे हैं, मैं लिख दूंगा। एक और लेटर किसने लिख दिया, बाकी कांग्रेस की तरफ से तो कुछ भी करने। इन बिटवीन 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो जाती है, अब तो पहले तिलक कम से कम थे तो कोई बात तो उठा रहा था, अब तो तिलक भी नहीं, बात उठाने वाला भी नहीं। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है नागपुर, कहाँ होने जा रहा है। इस बार विजय सिंह पथिक को लगा यार क्या किया जाए। विजय सिंह पथिक यहाँ से किसानों को लेके गए बिजोलिया से, और कहा आपने तो जाके गांधी जी के पैर पकड़ लेना कि बापू तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम्हारे अलावा हमारा और कोई चारा, हारेगा सारा बाबा श्याम अमर। इस बार किसान जा गांधी जी का बापू ऐसे मत करो। तो गांधी जी ने कहा देखो तन मन धन में से तन तो मैं ले जा नहीं सकता, यही रहेगा, धन मेरे पास, मैं तुम्हें मन सौंपता हूं, मन से मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आंदोलन को नैतिक समर्थन देता हूं, कौन सा समर्थन, तो गांधी पर यह भी बड़ी बात है, गांधी जी का नैतिक समर्थन मिलना मतलब अखबारों में छपेगा, सरकार पर अपने आप ही क्या बनता है दबाव। तो कौन से अधिवेशन में गांधी जी नैतिक समर्थन दे दिया, नागपुर अधिवेशन कब हुआ, 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920 विजय सिंह पथिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। विजय सिंह पथिक कंडक्टेड एन एग्जीबिशन ऑफ फार्मर्स। विजय सिंह पथिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। विजय सिंह पथिक कंडक्टेड एन एग्जीबिशन ऑफ फार्मर्स। विजय सिंह पथिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। विजय सिंह पथिक कंडक्टेड एन एग्जीबिशन ऑफ फार्मर्स, किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। लिखो इसी अधिवेशन में इन दिस सेशन, इसी अधिवेशन में इन दिस सेशन गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। गांधी जी गिव मॉरल सपोर्ट टू मूवमेंट। गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। गांधी जी गिव मॉरल सपोर्ट टू मूवमेंट। गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। गांधी जी गिव मॉरल सपोर्ट टू मूवमेंट। गांधी जी ने आंदोलन को क्या दिया, कौन से अधिवेशन में, अच्छा अब दो अधिवेशन अमृतसर और नागपुर में, जब भले एक बात हुई भले नहीं बनी अपनी बात, लेकिन वहां अधिवेशनों के अंदर गए, चर्चा हुई, तो अखबारों में छपी, अखबारों में छपी तो बिजोलिया ठिकाने पर दबाव आया, और बिजोलिया ठिकाने को लगा रही है तो पूरे देश में जा जाके बता रहे हैं बिजोलिया में ये हो रहा है, बिजोलिया में ये हो रहा है। तो बिजोलिया ठिकाने, बिजोलिया का जो सामंत था उसने कहा ठीक है भाई जांच करवाते हैं, मामले क्या करवाते हैं। तो बिजोलिया ठिकाने ने जांच आयोग बनाया, क्या बनाया, 1919 में एक जांच आयोग बना दिया, 1919 में जांच आयोग बनाया, किसान उससे राजी नहीं, तो 1920 में एक और जांच आयोग बना। तो बिजोलिया ठिकाने ने कितने जांच आयोग बनाए, एक 1919 में, एक 1920। देखो बिजोलिया ठिकाने ने दो जांच आयोगों का गठन किया। बिजोलिया ठिकाना फॉर्म्ड टू इंक्वायरी कमीशंस। बिजोलिया ठिकाने ने दो जांच आयोगों का गठन किया। बिजोलिया ठिकाना फॉर्म्ड टू इंक्वायरी कमीशंस। मैं जैसा उतारूं एक बार वैसा लिख लो, बाद में अपने बात करेंगे।
उतार लो एक बार। 1919 में एक जांच आयोग बना, उसमें 3 मेंबर है, क्या क्या नाम बोलो देखे? बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल अली। 1920 में एक जांच आयोग बना, उसमें 3 मेंबर है, राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता, रमाकांत। जो पहले पहले नाम लिखे होते हैं ये हमेशा जांच आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो उधर वाला बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बना, इधर वाला राज सिंह बेदला की अध्यक्षता में बना। तब कोई आपसे पूछे बिंदुलाल भट्टाचार्य की स्टार लगाना, ये 2-3 बार पूछा हुआ सवाल है बिंदुलाल भट्टाचार्य वाला। अब ना 2 जांच आयोग बनाए, लेकिन किसान दोनों जांच आयोगों से भी संतुष्ट थे। अभी अखबारों में मैटर आने लगे, भाई कांग्रेस के अधिवेशनों में जाते, अखबारों में आता, तिलक लेटर लिख रहे हैं। थोड़ा मामला बढ़ा, थोड़ा मामला बढ़ा तो अपने राजस्थान का एजीजी था, उसका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। क्या नाम था? कौन था रॉबर्ट हॉलैंड राजस्थान का? उसके पास मैटर पहुंचा। उसने अपने सचिव को कहा कि यार मैटर देख क्या चल रहा है। रॉबर्ट हॉलैंड का जो सचिव था उसका नाम था अगलवी। क्या नाम था? अगलवी कौन है? एजीजी का सेक्रेटरी। अच्छा, एजीजी तो पूरे राजस्थान का होता है, हर रियासत में क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट। उस समय जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था विल्किंस। क्या नाम था? तो सचिव ने विल्किंस को कहा, भाई विल्किंस, एजीजी ने कहा है कि तुम्हारी मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने में आंदोलन चल रहा है, कर क्या रहे हो तुम, और करो यार वहां पे। तो जो पॉलिटिकल एजेंट उसने राजा को कहा, राजा का राजा जी उधर से दबाव आ रहा है और अंग्रेज कह रहे हैं फटाफट समझौता करो, बिजोलिया में इतना लंबा आंदोलन चल रहा है यार और तुम किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो 1922 में समझौता होता है। कब समझौता होता है? अंग्रेजों के इंटरफेयर की वजह से। किसके? लिखो, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी। 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से, बाय इंटरवेंशन, बाय ब्रिटिश इंटरवेंशन, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से, बाय ब्रिटिश इंटरवेंशन, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से, बाय ब्रिटिश इंटरवेंशन, मेवाड़ रियासत ने किसानों के साथ समझौता किया। मेवाड़ स्टेट कंक्लूडेड एग्रीमेंट विद फार्मर्स। मेवाड़ रियासत ने किसानों के साथ समझौता किया। मेवाड़ स्टेट कंक्लूडेड एग्रीमेंट विद फार्मर्स। उतार लो, जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे उतार लो। एजीजी कौन है बताओ देखे? रॉबर्ट हॉलैंड। क्या नाम है? एजीजी का सचिव सेक्रेटरी है, उसका नाम क्या है? आगलवी। क्या नाम है? और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? विल्किंस। तीनों तो ये आए, खुद आए समझौते में भाग लेने। राजा ने भी अपने 2 मंत्री जी भेज दिए। राजा के 2 मंत्री जी कौन कौन है? प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। क्या क्या नाम बताओ देखे? प्रभाष चंद्र चटर्जी और, ये तो रियासत की तरफ से है, 3 अंग्रेज और 2 राजा के आदमी। 3 अंग्रेज कौन कौन है बताओ? रॉबर्ट हॉलैंड, आगलवी, विल्किंस। रॉबर्ट हॉलैंड कौन है? एजीजी। आगलवी कौन है? एजीजी का सचिव। विल्किंस कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। कहाँ का? मेवाड़। और 2 राजा जी के मंत्री कौन कौन है? प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। किसानों की तरफ से 4 आदमी हैं, बताओ किसानों की तरफ से कौन कौन है? मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी। नारायण जी भी आए और राम नारायण जी, और माणिक्यलाल वर्मा। बताओ कौन कौन है? मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी और माणिक्यलाल। उतार लो।
कौन कौन है बताओ देखे? रॉबर्ट हॉलैंड, आगलवी, विल्किंस, प्रभाष चंद्र चटर्जी और किसानों की तरफ से मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी और माणिक्यलाल वर्मा। आज आमने सामने बैठ के समझौता किया गया 1922 में। कब किया गया? उतार लिए सारे नाम? उतारो तो फटाफट। उतार लिए? एक बार और बता दो तो। अंग्रेजों का आईजी खुद आया, कौन है? रॉबर्ट हॉलैंड। और उनका सचिव आया आगलवी। पॉलिटिकल एजेंट आया, राजा जी ने 2 मंत्री भेज दिए, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। किसानों की तरफ से मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी। आमने सामने बैठे, टेबल टॉक हुई। बताओ भाई क्या समस्या है? किसानों का समस्या अब भी तुमसे छुपी हुई है। साल 25 हो गया आंदोलन चलाते हुए हमें। हमारे पे टैक्स लगते हैं 84। कितने लगते हैं? हाथों हाथ समझौते में कहा 35 माफ। कितने माफ? तो किसानों कितने कर माफ कर दिए गए? लिख लो। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। 35 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स फॉर वेव्ड ऑफ। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। 35 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स फॉर वेव्ड ऑफ। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। कितने कर माफ कर दिए गए? 35 कर माफ कर दिए गए किसानों के। किसानों का भाई शाबाश शाबाश, अंग्रेजों जोरदार। और बताओ क्या समस्या है? कि हमारे से लाटा कुंता लेते हैं। क्या लेते हैं? जमीन को नाप के ले ले टैक्स, तोल के टैक्स ले ले, अंदाजे से टैक्स लेते हैं। अंदाजे में टैक्स लेंगे, ज्यादा ही जाएगा, कम कैसे जाएगा? अंग्रेजों ने कहा चलो तुम्हारी जमीन को नपवाएंगे। क्या कर देंगे? जमीन को 35 कर तो हाथों हाथ ही खत्म किए जाते हैं, जमीन को नपवाने की व्यवस्था कर देंगे। जमीन को नाप देंगे, फिर जिसकी जितनी जमीन है उसके अनुसार क्या हो जाएगा? टैक्स फिक्स कर देंगे, तो फिर अंदाजा खत्म ही हो जाएगा तुम्हारा। किसानों का ठीक। किसान राजी हो गया है। किसान एकता जिंदाबाद, बिजोलिया का सामंत मुर्दाबाद नारे लगाते हैं। बिजोलिया का सामंत बना हुआ था इन दिनों में केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह जी बाहर ही खड़े थे। जब उनको जाते हुए देखा किसानों को, अरे आज इतने राजी कैसे हो रहे? किसानों का रुको रुको, आप रुको पहले। कितने टैक्स लेते हो हमसे? क्या 84 का? अब लेके दिखाना। अब हम आपको 35 कर नहीं देंगे, अब हम केवल कितने देंगे आपको? 84 में से 35 के कितने बचे? सर हमें क्या बता कितने बचे? ऐसे मत करो सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर हम। हमें सर मैथ्स ही आती है, हम यहाँ क्यों आते सर? कोई ढंग की जो भी लग जाते सर। है? ये जो तूने मैथ्स की है, हैं? माफ करें तेरे को, क्या करें? कितने बचेंगे रे बताओ? इमरान पक्का निकाल के दिखा। 84 में से 35 घटा के दिखा। कैसे घटाएगा मुझे बता? 84 में से 35 कैसे घटाए तूने? 84 माइन 35 तो कैसे होगा? होंगे पक्का? और 49 में से 35 घटाने पड़े तो इमरान अब बता। 49 है, इसमें से 35 और घटाने पड़े तो 49 में से 35। हाँ कितने? फिर ठीक है, चलो मान लिया इमरान। इमरान को लगा ये क्या कर दिया। चलो तो अब कितने टैक्स देने पड़ेंगे? 49। तो उन्होंने बिजोलिया के सामंत को कहा अब तक तू 84 लेता था, अब हमारे 35 कर माफ हो गए, हम केवल कितने देंगे? 40। बिजोलिया के सामंत ने कहा किसने कहा तुम्हें कि 49 नहीं देने, 35 नहीं देने? ये राणा जी ने समझौता किया, रियासत ने समझौता कर लिया। मेवाड़ राणा जी ने कहा कि अब आपको 84 कर देने की आवश्यकता नहीं है, अब केवल कितने कर दोगे? 40। बिजोलिया के सामंत ने कहा जो जमीन है ना जिसमें तुम खेती करते हो, ये राणा जी के बाप की नहीं है, मेरी है। और मेरी जमीन में खेती करोगे तो टैक्स पूरे कितने लगेंगे? 84। एक भी कर कम बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू करने से मना कर दिया। देख लो, बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू नहीं किया। फेडरल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया डिड नॉट इंप्लीमेंट दिस एग्रीमेंट। बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू नहीं किया। फेडरल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया डिड नॉट इंप्लीमेंट दिस एग्रीमेंट।
बिजोलिया के सामंत ने समझौते को लागू नहीं किया। शेड्यूल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया डिड नॉट इंप्लीमेंट दिस एग्रीमेंट। लिखो तीसरा चरण। कौन सा चरण? तीसरा चरण। पर किसानों का लागू करवा लेंगे तो ऐसे कैसे लागू नहीं करेंगे? किसान इधर घूम ही रहे हैं। इतने में किसानों का दो बात हुई थी, एक तो कर माफ कर देंगे, एक तुम्हारी जमीन को क्या करेंगे, नाप देंगे। जमीन को नापने के लिए एक बंदा भेजा गया, उस बंदे का नाम था ट्रेंच। क्या नाम था? अंग्रेजों का एक ऑफिसर है ट्रेंच, भूमि बंदोबस्त अधिकारी। क्या बन गया? भू बंदोबस्त अधिकारी का दो, या भूमि बंदोबस्त लिख लो बोले। लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। क्या बोलते हैं? भूमि का जो सेटलमेंट करेगा, बताएगा किसके पास कितनी जमीन है, भूमि का जो बंदोबस्त करेगा। आप जब आरएस बनोगे ना, तो आप में से कई लोग बनेंगे लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। क्या बनेंगे? लैंड सेटलमेंट पोस्ट होती है अलग से, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। और पिछले 5-6 साल में तो भगवान जाने क्या है कि अपने जयपुर में लैंड सेटलमेंट ऑफिसर जितने बने वो सारे स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट, या तो कोई मेरे सीनियर या मेरे साथ वाले या बाद में स्टूडेंट। तो अक्सर जब भी कोई मिल जाए पूछे, अरे आजकल आप जयपुर रहते हो? हाँ जयपुर ही है। कहाँ पोस्टिंग है? कि सेटलमेंट में। कहाँ पोस्टिंग है? मैं तो आज समझ रहा जमीन वाले के अंदर आजकल इनकी पोस्टिंग हो रखी है। तो थोड़ा साल बाद आप भी मेरे को कभी मिलोगे, मैं पूछूंगा और जयपुर में होगा? सर हाँ। कहाँ पे होगा सर? सेटलमेंट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? जमीन के। किसके? लैंड सेटलमेंट ऑफिसर बन के कौन आया? ट्रेंच। और ट्रेंच को कहा भाई जमीन को नाप दे। अब जमीन दो प्रकार की थी, एक वो जमीन जिसमें सिंचाई होती है, एक वो जमीन जिसमें सिंचाई, इरिगेटेड लैंड और नॉन इरिगेटेड लैंड। भाई सिंचाई होने का तो मतलब इसमें नहर है, नलकूप कुआ वगैरह खुदा हुआ है। और नॉन सिंचाई, नॉन इरिगेशन का मतलब हुआ राम जी राजी हुए तो फसल हो गई, राम जी राजी नहीं हुए तो फसल। अब मुझे बताओ, एक सिंचित है, एक असिंचित है, एक इरिगेटेड है, एक नॉन इरिगेटेड है। ज्यादा टैक्स किस पे होना चाहिए? इरिगेटेड पे। पर ये बेचारा ट्रेंच बाहर का आदमी था, इसके समझ में नहीं आया, नॉन इरिगेटेड पे टैक्स बढ़ा गया। इसको लगा नॉन इरिगेटेड ज्यादा थी, भाई इरिगेटेड लोगों के पास कम थी, इसको लगा ये ज्यादा, इस पे टैक्स ज्यादा कर देते हैं, तो इसने असिंचित भूमि पर क्या कर दिए, करे बढ़ा दिए। लिख लो। भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने असिंचित भूमि पर कर हटा दिए, बढ़ा दिए। असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए। रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड। असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए। रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड। असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए। रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड। असिंचित भूमि पर कर। अब किसान दोनों तरफ से मर गए। पहले तो वो टैक्स कम नहीं कर रहा, और इधर से नॉन इरिगेटेड पे टैक्स क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए। सामंत ने कहा ये जमा कराओ तुम, ये लागू कर दूंगा मैं, फटाफट ये करवा दो। अब किसान परेशान। किसान लास्ट में गए विजय सिंह पथिक के पास। किसके पास गए? और विजय सिंह को जाके कहा कि विजय सिंह जी, सबसे पहले तो हृदय की अनंतिम गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके आंदोलन की वजह से हमारा समझौता हुआ और हमारे 35 कर माफ। विजय सिंह जी ने कहा, अरे अरे मेरे को थैंक यू देने की आवश्यकता नहीं, ये तुम्हारा संघर्ष है, तुमने खुद ने स्ट्रगल किया, उस वजह से हुआ। और बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो? किसानों का सर एक दिक्कत दूसरी आ गई, आपने तो हमारे 35 कर माफ करवा दिए, लेकिन बिजोलिया के सामंत उसको लागू क्यों लागू नहीं कर रहा? उसके क्या दिक्कत है? कि सर बिजोलिया के सामंत का ये कहना, जमीन मेरी है और मेरी जमीन में खेती करोगे तो टैक्स कितने देने पड़ेंगे? पूरे 84। और सर अभी हमारे साथ तो एक दिक्कत और भी, असंचित जमीन पर हमारे कर क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। दो दिक्कत हो गई सर। तो विजय सिंह जी ने कहा अच्छा, तो उसके इस बात का घमंड है कि जमीन मेरी है, साहब पूरा पूरा घमंड आ रखा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जो असंचित जमीन पे टैक्स बढ़ाए हैं, इसके जमीन के कागज है तुम्हारे पास? जमीन का पट्टा होता है, पट्टा पट्टा समझते हो? अपने प्लॉट का पट्टा होता है, कि जमीन के कागज है तुम्हारे पास? उनका हाँ साहब कागज पड़े। कि तुम तो एक काम करो, ये असंचित जमीन के जो कागज है ये लेके जाओ सामंत के पास, उसको तेरी जमीन रख ले, हम तेरी खेती नहीं करेंगे। कर बढ़ाया ना, ये उसको वापस दे दो। तो किसानों का सर मर जाएंगे, फिर तो अपने पास जमीन ही नहीं बचेगी। अरे तुम भोले हो, तुम समझते नहीं। सामंत की रेवेन्यू का सोर्स क्या है? सामंत की इनकम का सोर्स क्या है? टैक्स। टैक्स किस पे? खेती पे। यदि कोई खेती करेगा ही नहीं
तो टैक्स किस बात का? और टैक्स नहीं है तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी? बंद। तो वो तो हाथ जोड़ेगा तुम्हारे कि तुम तो खेती कर लो, जैसे तैसे करना चाहो वैसे कर लो, मैं तुम्हें वापस जमीनें तुम्हारी दे दूंगा। और तब तुम कहना कि हम तेरे को पहले तो कह रहे थे 35 माफ कर, अब तो 35 ही देंगे, 49 माफ कर। किसानों का सर ऐसा हो सकता है कि पहले इस्तेमाल करो। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर किसान गए सामंत के पास और जाकर इधर आ रहे, 84 लूंगा, 35 लूंगा, एक ही नहीं देंगे, ये पकड़ तेरे कागज। और सारे के सारे कागज क्या कर दिए? सामंत को दे दिए। सामंत बड़ा कूल चिल आदमी एकदम, सामंत ने सारे कागज लिए, रखे साइड में, और साइड में रखे कहा हाँ भाई बताओ, अब भी यदि कोई खेती करना चाहता है तो मैं कागज वापस दे दूंगा उसको, वरना मैं जमीन बेच दूंगा, देख लेना। आधे लोगों ने कहा सर सॉरी गलती हो गई थी, तो उसने वापस कागज दे दिए कि चले जाओ। अभी आधे खड़े थे, वो कह रहे थे नहीं साडा हक। उसने कहा एक वार्निंग और है, अभी भी यदि चाहिए तो कागज ले जाओ, वरना मैं कागज वापस नहीं दूंगा। आधे के लोगों ने और कहा ये ले आए थे, हम तो आना ही नहीं चाहते थे। उसने कहा कोई बात नहीं, कागज लो जाओ, अपने बीच में कोई मनमुटाव नहीं, आराम से खेती करो। अभी मेरे जैसे के नेता बचे थे, उन्होंने कहा नहीं, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से, भीख मांग। उसने जमीन के कागज लिए, बेच दी जमीन, जमीन जब्त कर गया। जमीन क्या कर लिया? किसके कहने पे लौटाई थी? कौन सी जमीन लौटाई थी? और सामंत ने क्या कर लिया? उसको जब्त कर लिया। लिख लो, विजय सिंह पथिक के कहने पर ऑन एडवाइस ऑफ विजय सिंह पथिक, किसानों ने असिंचित भूमि सामंत को लौटा दी। फार्मर्स रिटर्न बैक नॉन इरिगेटेड लैंड टू फेडरल लॉर्ड। किसानों ने असिंचित भूमि सामंत को लौटा दी। फार्मर्स रिटर्न बैक नॉन इरिगेटेड लैंड टू फ्यूडल लॉर्ड। सामंतों ने, सॉरी किसानों ने असिंचित भूमि सामंत को लौटा दी। फार्मर्स रिटर्न बैक नॉन इरिगेटेड लैंड टू फ्यूडल लॉर्ड। सामंत को लौटा दी तथा सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। एंड फ्यूडल लॉर्ड सीज्ड दिस लैंड, सीज कर लिया उसने, सीज्ड दिस लैंड। तथा सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। एंड फ्यूडल लॉर्ड सीज्ड दिस लैंड। अब किसानों की तीन तरफ से मार पड़ी। पहले तो टैक्स कम नहीं हो रहे, फिर उनके असिंचित भूमि पर कर बढ़ गए, और अब तो असिंचित भूमि उनके हाथ से चली। किसानों ने कई दिन चक्कर इधर उधर और काटे, फिर एक दिन विजय सिंह जी के पास वापस गए। विजय सिंह जी का और बताओ, मैंने एक फॉर्मूला दिया था, काम आया कि नहीं आया? सामंत पे दबाव आया कि नहीं आया? किसानों का सर दबाव तो पूरा आया है, पर सामंत पे नहीं, अपने पे। वो जमीन कहा गया सर हमारी। विजय सिंह जी का अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, फिर तो कोई यार नया तरीका देखना पड़ेगा। सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेडी से भी नहीं निकलता, नीचे आग लगानी पड़ती है, घी तपना पड़ता है, तब आग, तब घी बाहर निकलता है। विजय सिंह जी का नया तरीका देखते हैं। किसानों का सर एक तरीका हम बताएं? हाँ बताओ बताओ यार, तुम बताओ कोई तरीका। किसानों का सर आज के बाद आप इधर देख लेना। लिखो 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में, 1927 एडी, विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। विजय सिंह पथिक गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मूवमेंट। किसानों ने विजय सिंह जी कहा कि तलाक तलाक तलाक। विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। विजय सिंह पथिक गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मूवमेंट। हुआ क्या था, विजय सिंह पथिक में माणिकलाल वर्मा में, इनमें आपस में बन्नी बंद हो गई थी। पर नेताओं में टकराव चलता ही है, आज जो नेता है वैसे वैसे पहले वाले नेता थे। तो इस चक्कर के अंदर फिर किसान विजय सिंह पथिक से नाराज हुए, विजय सिंह पथिक आंदोलन छोड़ के चले। अब आंदोलन छोड़ के चले गए, तब समझ में आया कि यार वास्तव में नेता तो आंदोलन के कौन थे? विजय सिंह पथिक ही थे। अब आंदोलन कौन करेगा? तो किसान गए गांधी जी के पास, और गांधी जी को जाकर, गांधी जी आप हमारे आंदोलन करो। गांधी जी ने कहा तुम आए कहां से हो? कि हम बिजोलिया से हैं। गांधी जी का नाम, मैं केवल आंदोलन के ठेके अंग्रेजों के खिलाफ लेता हूं, राजाओं के खिलाफ आंदोलन का कोई ठेका नहीं लेता। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना बताओ कहां करना है, राजाओं के खिलाफ आंदोलन। किसानों का साहब अब कुछ तो देखो हमारी तरफ, ऐसे तो मत करो। तो गांधी जी ने कहा चलो ठीक है। गांधी जी के एकदम सबसे खास आदमी अपने राजस्थान के जमनालाल बजाज, कौन है? और गांधी जी ने बजाज जी कहा कि बजाज जी राजस्थान का मैटर है, आप देख लो। तो गांधी जी ने आंदोलन के लिए किसको भेज दिया? देख लो, गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। गांधी जी सेंट जमनालाल बजाज फॉर मूवमेंट।
गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। गांधी जी सेंड जमनालाल बजाज फॉर मूवमेंट। जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। गांधी जी सेंड जमनालाल बजाज फॉर मूवमेंट। जमनालाल बजाज को किसके लिए भेजा? आंदोलन के लिए भेजा। किसने? बजाज जी यहाँ आए, बजाज जी ने आते कहा मैं नहीं करूंगा तुम्हारा आंदोलन। किसी ने कहा क्यों सर, गांधी जी ने भेजा आपको। कि मुझे पता है तुम्हारे आंदोलन का नेता है विजय सिंह पथिक, और मेरी और विजय सिंह पथिक की आपस में बनती, तो जहां विजय सिंह पथिक है वहां आंदोलन। किसानों का सर सुनो, अरे सर विजय सिंह जी आसपास ही नहीं दिखेंगे, विजय सिंह जी और हमारी बनती नहीं है, हमारी तो खुद की नहीं बनती, आप हमारे दोस्त हो। तो बजाज जी ने कहा फिर ठीक है। अब बजाज जी भाई कई दिन तो घूमे, सेठ आदमी, एसी में रहने वाले आदमी, यहाँ बिजोलिया में गर्मी में घूमे, बाफण बढ़ गई विजय सिंह जमनालाल बजाज की। बाफण समझते हो? आई ब्रो, गर्मियों में जल जाए ये। तो जमनालाल बजाज ने एक दिन किसानों को किया इकट्ठा, और किसानों को इकट्ठा कर मेरे थोड़े दिल्ली काम है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा एक बार, मैं तुम्हारा आंदोलन नहीं कर सकता। किसानों का नहीं नहीं, गांधी जी ने भेजा, आंदोलन करना ही पड़ेगा हमारे और आंदोलन। अरे बजाज जी ने कहा रुको यार, मैं तुम्हारे लिए एक नया नेता लेके आया हूं मध्य प्रदेश से। कहां से लेके आया हूं? और आज के बाद तुम्हारा नेता ये है हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? आज के बाद तुम्हारी नेतागिरी हरिभाऊ उपाध्याय करेंगे। खड़े जाओ भाई, हरिभाऊ शकल दिखाओ। हरिभाऊ खड़े हुए। किसानों का नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जिसको हिंदी अंग्रेजी सब भाषाएं आए। सर अंग्रेजों से बात करनी पड़ती है, सरकार से बात करनी पड़ती है, अखबारों में लेख आते हैं। विजय सिंह जी को पहले सारी भाषाएं आती, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, ये हरिभाऊ कल का सा लड़का लग रहा है, हमें क्या पता इसको आता है कि नहीं आता है कुछ। बजाज जी ने कहा रुको, हरिभाऊ अंग्रेजी सुनो। हरिभाऊ ने पूरी सुना दी, टू द हेडमास्टर सीनियर सेकेंडरी। किसानों का आप बताओ, किसानों का अरे थू थू शाबाश, एक सांस में पूरी सुना दी। हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा आपको अभी भी विश्वास नहीं हुआ है तो सृष्टि करो, पूरी सुना सकता हूं। पहले गांव में अंग्रेजी का मतलब यही होता था, टू द हेडमास्टर पूरी आती हो और सृष्टि करो भी पूरी आती हो। और दिलीप सर सुनाते हैं कि जोधपुर में कोई बंदा बाइक लेके जा रहा था, उसके साथ में गांव का बंदा आया हुआ था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने पकड़ते ही उस बाइक चलाने वाले बंदे ने पुलिस वाले से दो चार इंग्लिश में कुछ बोला, और पुलिस वाले ने कहा जाओ 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 जाओ। पीछे जो गांव वाला बंदा बैठा था उसने कहा यार तो गजब यार, अंग्रेजी अंग्रेजी में बोल के यहाँ निकल जाता है, ठीक पढ़ लिखा है। उसने कहा ये तो कांस्टेबल था, तो मैंने इसको टू द हेडमास्टर सुनाई। अभी अंग्री फॉक्स एंड थ्रस्टी करो तो पड़ी है। वो तो मैं थानेदार पे यूज करता हूँ, छोटे मोटे पे तो यूज भी नहीं करता। तो इधर हरि भाऊ को अपने वाला नेता मान लिया, बजाज जी ने नारे लगवा दिए हमारा नेता कैसा हो हरि भाऊ जैसा हो। देख लो, जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। जमनालाल बजाज अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय एज लीडर ऑफ मूवमेंट। हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय एज लीडर ऑफ मूवमेंट। हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय एज लीडर ऑफ मूवमेंट। हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। किसको नेता नियुक्त किया? खो खो खेला है बचपन में कभी? खो खो, खो खो में क्या होता था, अपने बंदे के पीछे भागते पकड़ने के लिए, वो पकड़ में आ जाए तो ठीक, नहीं पकड़ में आता अपने बोलता नोट रीचेबल है, मेरे से पकड़ा नहीं जाएगा। अपन अपने साथी कहते खो तू भाग भाई, वो पकड़ने की कोशिश करता, उससे नहीं पकड़ा जाए तो अगले साथी कहता। किसानों ने गांधी जी को जाके कहा खो, गांधी जी ने बजाज को कहा, बजाज जी उपाध्याय को कह गए, बिजोलिया खो खो बन गया। ऐसे कोई आंदोलन होता है यार? वो उसको भेज रहा है, वो उसको भेज रहा है। फाइनली आ गया 1941। क्या आ गया? मेवाड़ में एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था वी राघवाचारी। क्या नाम था? विजय राघवाचारी या वी राघवाचारी नाम करके एक प्रधानमंत्री थे। और एक मेवाड़ में रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते, राजस्व मंत्री थे, उनका नाम था मोहन सिंह मेहता। क्या नाम था? मोहन सिंह मेहता। कौन सी मिनिस्ट्री है? राजस्व, रेवेन्यू, रेवेन्यू मिनिस्ट्री है इनके पास। और प्रधानमंत्री कौन है? इन्होंने किसानों को बुलाया और किसानों को बुला कहा कि देखो नेताओं के चक्कर में पड़ोगे तब तो आज जमीन मिले कल जमीन मिले, इन नेताओं को करो साइड में, चुपचाप हमारे पास आ जाओ, हम जमीन दिलवा देंगे।
किसानों ने जाके माणिकलाल वर्मा को और हरिभाऊ उपाध्याय कहा कि राम रूमी है भाई साहब, आज के बाद हमारे साथ मत आना। किसान अकेले गए वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता के पास, इन्होंने उनकी जमीनें क्या दिलवा दी। तो आंदोलन 41 में जाके समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ देख लो, 1941 ईस्वी में, इन 1941 एडी। पॉलिटी चल रही है ना आपकी, पॉलिटी में क्या पढ़ा, कितना पढ़ा दिया? संविधान सभा, संविधान सभा में क्या क्या पढ़ा है? यूं बताया कि राजस्थान से कौन कौन से सदस्य अभी आएंगे। आएंगे तो एक नाम आएगा, विजय राघवाचारी। क्या आएगा? यही है। जैसे विजय राघवाचारी आपका देना समझौता कर दोगे, लिखो। अगले में आएंगे क्या? हाँ, तू खड़ी होके बोल देना अपने, लिखो। 1941 ईस्वी में, 1941 एडी, मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी, मेवाड़ पीएम वी राघवाचारी, मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी, मेवाड़ पीएम वी राघवाचारी, तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता एंड रेवेन्यू मिनिस्टर मोहन सिंह मेहता, तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता एंड रेवेन्यू मिनिस्टर मोहन सिंह मेहता, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स, ने किसानों के साथ समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स, तथा उनकी जब्त जमीनें वापस दे दी गई, एंड देयर सीज्ड लैंड्स वर रिटर्न्ड, तथा उनकी जब्त जमीनें वापस दे दी गई, एंड देयर सीज्ड लैंड्स वर रिटर्न्ड, तथा उनकी जब्त जमीनें वापस दे दी गई। मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने समझौता करवाया तथा किसानों की जब्त जमीनें वापस दे दी गई, एंड देयर सीज्ड लैंड्स वर रिटर्न्ड। तो आंदोलन शुरू होता है 1897 में। कब शुरू होता है? 1897। कब समाप्त होता है? 1941। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन कोई था तो वो कौन सा था? 44 साल चला। कितने साल? देख लो, एक भी जगह कोई ट्रेजेडी नहीं है, कोई यूं नहीं है कि भाई किसी को मार दिया और कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। लाइन चेंज करके लिखो, यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। कोष्टक में लिखो 44 साल, ताकि याद रहे। 44 ईयर्स, 44 साल, 44 ईयर्स। राजस्थान का तो अपने पहला आंदोलन यही हुआ था, लिखो। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था, जिसमें संगठन वगैरह बना के बाकायदा प्रोसेस के साथ आंदोलन किया गया। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। फतेह सिंह जी को लेटर किस किसने लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। देख लो, तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। तिलक एंड गांधी जी रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। तिलक एंड गांधी जी रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। तिलक एंड गांधी जी रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। मैंने बताया था तिलक ने अपने अखबार में लेख लिखा था। अखबार का नाम था मराठा। क्या नाम था? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। क्या नाम था इसका? लिखो, अपने मराठा समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा। मराठा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। अपने मराठा समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा। अपने मराठा समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा, तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट।
तिलक ने बिजोली आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। बिजोली आंदोलन के पक्ष में क्या लिखा था? लेख लिखा था। एक बहुत बड़े पत्रकार हुए भाई अपने, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? क्या नाम पत्रकार का? गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर से एक न्यूज़पेपर निकाला करते, प्रताप। कौन सा न्यूज़पेपर था? वीकली न्यूज़पेपर था, 7 दिन में एक बार आया करता था। इस अखबार में आंदोलन की खबरें हर बार प्रकाशित होती। तो कोई अखबार जिसने सबसे अधिक हेल्प की थी अपने आंदोलन को, तो वो अखबार कौन सा था? प्रताप। किसका था? लिखो। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट इन न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट इन हिज न्यूज़पेपर प्रताप, इन न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट इन न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप। प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। स्टार लगाओ इसको, ये खूब बार पूछा हुआ सवाल है। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर, जो कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर। जो कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर। विजय सिंह पथिक मीडिया का रोल जानते थे कि यार आंदोलन करेंगे अखबार में छपेगा ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वरना आंदोलन करते हैं अखबार में छपेगा तो सरकारों पे दबाव बढ़ेगा। इसलिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी। क्या भेजी? कि जैसे राखी बांधने के बाद में भाई बहन की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है, आप पत्रकार हो, आप हमारे आंदोलन की रक्षा की जिम्मेदारी लो। पत्रकार आंदोलन की रक्षा कैसे कर सकता है? खबरें छाप के। देखो, विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। भेजे तब ढंग की भेजे। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। विजय सिंह पथिक सेंट सिल्वर राखी तो गणेश शंकर विद्यार्थी। विजय सिंह पथिक सेंट सिल्वर राखी तो गणेश शंकर विद्यार्थी। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को किसकी राखी भेजी थी? हे लड़कियों, सीख लो कुछ, कागज की बांध देती हो, फिर तुम्हें रुपए चाहिए 1100। अच्छा, इस बार किसकी बांधोगी? मुंह से जबान नहीं निकल रही तुम्हारे। सर ऐसे मत करो सर, चांदी की नहीं बांधेंगे। बोलो जोर से कि चांदी की राखी बांधेंगे। किसकी राखी भेजी थी? चांदी की। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद हुए ना, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है रंगभूमि। क्या नाम है? वो अपने बिजोलिया पर आधारित है। तो कोई पूछे भाई मुंशी प्रेमचंद ने अपना कौन सा उपन्यास बिजोलिया आंदोलन पर आधारित किया था, तो कौन सा था? देखो, प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नवल ऑफ प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नवल ऑफ प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नवल ऑफ प्रेमचंद जी बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। अब आंदोलन कितने साल चला था? अब इतने लंबे आंदोलन चलते हैं ना, तो बीच में किसानों को मनोरंजन की आवश्यकता पड़ी भाई। कैसे यार आंदोलन थोड़ी होता है। तो माणिकलाल वर्मा एक गीत याद करके, पंछीड़ा। कौन सा गीत याद करके? तो माणिकलाल वर्मा कौन सा गीत सुनाया करते? किसान जब भी उठ के जाने लगते तो माणिकलाल वर्मा क्या सुना देते? तो क्या, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, लिख लो। माणिकलाल वर्मा का गीत बराबर पंछीड़ा, सॉन्ग ऑफ माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा का गीत कौन सा गीत है? पंछीड़ा। पर थोड़े दिनों में लोगों को पंछीड़ा याद हो गया।
अब वर्मा जी खड़े होते कि लो लो गीत सुना रहा हूँ, बैठे बैठे, अरे यार तू पंछीड़ा सुनाएगा, और तो तेरे को आता नहीं, तो हम तो नहीं बैठ रहे। फिर विजय सिंह पथिक एक नया गीत याद करके, पीड़ितों का पंछीड़ा, देखो विजय सिंह पथिक का गीत, पीड़ितों का पंछीड़ा। मैं विजय सिंह पथिक हूं क्या? कौन सा गीत याद किया उन्होंने? पीड़ितों का। थोड़े दिनों में किसानों ने ये भी याद कर लिया। अब विजय सिंह जी खड़े थे कि बैठ जाओ विजय सिंह जी यार, वही सुनाने तुमको पंछीड़े ही हैं, पांखड़े उड़ गए तुम्हारे पंछीड़ों में, कोई ढंग का गीत आता सुना दो वरना हमें बैठना। फिर एक सिंगर लाए बाकायदा, भंवरलाल जी को लेके आए। भंवरलाल जी फिर नए नए गाने सुनाते, रस के कमर सुनाया उन्होंने। लिखो, भंवरलाल जी ने अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया। भंवरलाल जी एनकरेज फार्मर्स बाय हिज सॉन्ग्स। भंवरलाल जी ने अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया। भंवरलाल जी एनकरेज फार्मर्स बाय हिज सॉन्ग्स। तो वर्मा जी ने कौन सा गाया? विजय सिंह पथिक ने कौन सा गाया? बाकी गीत किसने गाए? भंवरलाल जी। लिख लिया, अपने गीतों से किसानों को। माणिकलाल वर्मा ने एक गांव में स्कूल खोल ली थी, यहाँ पे बच्चों को उन पढ़ाते थे। उसका नाम था उम्मा जी का खेड़ा। गांव का नाम क्या था? एक हेडिंग डालो, उम्मा जी का खेड़ा। उम्मा जी का खेड़ा। देख लो, यहाँ माणिक्यलाल वर्मा एक विद्यालय संचालित करते थे। माणिक्यलाल वर्मा रन ए स्कूल हियर। यहाँ माणिक्यलाल वर्मा एक विद्यालय संचालित करते थे। क्या हुआ? पूछने वाले थे कुछ? नहीं नहीं, दिमाग में तो आया तुम्हारे कुछ। हाँ, वो ओछड़ी में खोला, ये उम्मा जी का खेड़ा में खोला। वो आगे पढ़ेंगे, विजय सिंह पति के बारे में और बातें पढ़ेंगे तब। यहाँ माणिक्यलाल वर्मा एक विद्यालय संचालित करते थे। माणिक्यलाल वर्मा रन ए स्कूल हियर। ये सवाल पूछा, वही स्टार लगाना इसके ना, कि उमा जी का खेड़ा नामक स्थान कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो कौन से आंदोलन से? बिजोल। चलो अब अगला आंदोलन लिखते हैं, ये बिजोलिया हो गया भाई, सबसे बड़ा आंदोलन बिजोलिया ही है। अगला लिखो, बेगू। बेगू आंदोलन। बेगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है भाई। बेगू कहां पर है? बिजोलिया भीलवाड़ा में। बेगू कहां पर है? चित्तौड़। आता वही मेवाड़ रियासत में था। जैसे हमने पढ़ा, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था, बेगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। लिख लो, बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। वही बिजोलिया में भी धाकड़ किसान, बेगू में भी धाकड़, दोनों तरफ धाकड़ ही थे। तो इधर वाले धाकड़ों ने आंदोलन किया, इधर वाले धाकड़ों ने कहा हम कौन से कम, हम भी धाकड़ी हैं। तो 1921 में धाकड़ किसान आंदोलन शुरू करते हैं मेनाल से। कहां से? मेनाल से आंदोलन। मेनाल में वहां पर एक जगह थी, उस जगह का नाम था भेरुकुंड। कौन सी जगह थी? तो आंदोलन कहां से शुरू हुआ बताओ देखिए? मेनाल की कौन सी जगह से? भेरुकुंड नाम की जगह से आंदोलन शुरू हुआ। लिख लो, 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी, धाकड़ किसानों ने, धाकड़ फार्मर्स, धाकड़ किसानों ने, धाकड़ फार्मर्स, धाकड़ किसानों ने, धाकड़ फार्मर्स, मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल की कौन सी जगह से आंदोलन शुरू किया? भेरुकुंड नाम की जगह से आंदोलन शुरू किया।
इन्होंने कहा भाई बिजोलिया में आंदोलन कौन चला रहे हैं? विजय सिंह पथिक। अपने भी विजय सिंह पथिक को लाएंगे। विजय सिंह जी कहे कि विजय सिंह जी आप हमारे आंदोलन चलाओ। विजय सिंह जी ने कहा देखो मैं तो बिजोलिया में बिजी हूँ, मैं मेरे दोस्त को आपके पास भेज देता हूँ। दोस्त थे रामनारायण चौधरी। कौन थे? तो बेगू वाले की नेतागिरी किसने की? लिख लो, नेता रामनारायण चौधरी। अभी ऊपर लिखा था नाम हमने समझौते में, वही नेता रामनारायण चौधरी। नेता कौन है? रामनारायण। ये बात बेगू के सामंत को पता चली। बेगू के सामंत का नाम है अनूप सिंह चुंडावत। क्या नाम है? अनूप सिंह चुंडावत। कहां के सामंत है? बेगू के सामंत। भाई किसान आंदोलन कर रहे हैं ठिकाने में, जब भी आंदोलन होगा तो किसके खिलाफ होगा? सामंत के। और सामंत कौन है? अनूप सिंह चुंडावत। अनूप सिंह चुंडावत को पता चलेगा विजय सिंह जी ने आंदोलन शुरू करवा दिया, रामनारायण चौधरी को इन्होंने भेजा है। विजय सिंह जी का, विजय सिंह जी यार ऐसे क्या कर रहे हो यार, क्यों करवा दिया हमारे आंदोलन? विजय सिंह जी ने कहा साहब अब लाटे कुंते लगाओगे, बिना पैसे दिए लोगों से काम करवाओगे, रेवेन्यू ज्यादा करोगे तो फिर क्या होगा? आंदोलन ही होगा। अरे कहा मैं तो आप कहोगे वैसे कर दूंगा, आप तो समझौता करवा दो हमारा। तो कहा ठीक है। तो विजय सिंह जी ने किसानों के और अनूप सिंह चुंडावत के बीच में क्या करवा दिया? समझौता। 1922 में। कब करवाया? अजमेर में। कहां करवाया? कब हुआ? कहां पे? किस किस के बीच हुआ समझौता? अनूप सिंह चुंडावत और किसान। अनूप सिंह चुंडावत कौन है? बेगू के सामने। समझौता करवा कौन रहा? विजय सिंह पथिक। 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में 1922 एडी, अजमेर में एट अजमेर, अजमेर में एट अजमेर, विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत में समझौता करवा दिया। विजय सिंह पथिक मीडिएटेड एन एग्रीमेंट। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत में समझौता करवा दिया। विजय सिंह पथिक मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड अनूप सिंह चुंडावत feudal lord of बेगू। किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड अनूप सिंह चुंडावत feudal lord of बेगू। किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत में समझौता करवा दिया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड अनूप सिंह चुंडावत feudal lord of बेगू। किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत में समझौता करवा दिया। कहां पे? अजमेर। कब? आमने सामने बैठे अनूप सिंह चुंडावत ने किसानों को पूछा हाँ भाई समस्या बताओ, कि टैक्स ज्यादा लेते हो कि ठीक है कम कर देंगे, टैक्स की रेट ज्यादा है कि कम कर देंगे, बेकार लेते हो कि नहीं लेंगे, लाटे कुंते लगाते हो कि नाप के ले लेंगे, और कोई समस्या? किसान का और तो कोई समस्या नहीं साहब, इतनी समस्या थी बस राजी तुम तुम्हारे घर जाओ मैं मेरे घर। आंदोलन क्या हो गया? मजा नहीं आया ना? आप लोग सर ये क्या मतलब हुआ? शुरू हुआ उससे पहले क्या हो गया? अब बेगू के सामंत ने किसानों के साथ समझौता किया, ये जानकारी पहुंची रियासत। कहां पहुंची? राजधानी। भाई राजा की राजधानी पहुंची। राजा की राजधानी क्या है? उदयपुर। राजा के लैंड सेटलमेंट का ऑफिसर कौन है? ट्रेंच। कौन है? और ट्रेंच ने राजा जी को कहा राजा जी देख रहे हो विनोद, अपने से बिना पूछे अजमेर में क्या कर लिया है अपनी तो कोई पूछताछ ही नहीं है, किसान और सामंत अपने आप ही समझौता कर रहे हैं, आपको तो पूछा ही नहीं राजा जी। राजा जी ने कहा हाँ यार वो मैंने सुना था कि किसानों का और सामंत का मैटर था, उन्होंने बातचीत कर ली। अरे कि सर मैटर को हल्के में मत लो इतना, आज किसानों ने सामंत को समझौता करवाया है, कल को किसान सामंत को मार दे, परसों तो किसान कह देंगे हम तो राजा को हटाएंगे, ऐसे कोई सारी बात मान लो मतलब किसानों की। राजा ने कहा यार इतना ही मत फेंक, अब ऐसा थोड़ी होता है कि किसान राजा को मार दे, कि राजा जी इसका मतलब पता ही नहीं है। अभी 5 साल पहले रसिया में मार दिया। 1917 में रसिया में क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति होती है? और किसानों ने पकड़ के राजा को, कल रसिया में वापस आपके हो सकता है साहब, ज्यादा दिन दूर नहीं, ज्यादा सिर पे चढ़ाने की आवश्यकता। यह समझौता बोल्शेविक समझौता है। कैसा समझौता है? जैसे रूस में बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक पार्टी थी, पार्टी का नाम था, उसका नाम क्या था? जैसे रूस में बोल्शेविक पार्टी ने क्रांति करके राजा को मार दिया, वैसे बेगू में किसानों ने सामंत को झुकाया कि समझौता कर। ये समझौता कैसा है? किसने कहा? देखो, ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड दिस एग्रीमेंट बोल्शेविक एग्रीमेंट।
ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड दिस एग्रीमेंट बोल्शेविक एग्रीमेंट। स्टार लगाना, ये सवाल पूछा हुआ खूब बार। ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड दिस एग्रीमेंट बोल्शेविक एग्रीमेंट। तथा मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। एंड मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। तथा मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। एंड मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। इस समझौते को स्वीकार नहीं किया, डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। और क्या अनूप सिंह कौन होता है समझौता करने वाला? समझौता हम करेंगे। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लिखो, अनूप सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप सिंह चुंडावत वॉज अरेस्टेड। अनूप सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर लिया गया। और रियासत ने कहा हम बताएंगे बेगू को कौन संभालेगा। और बेगू में एक नया बंदा भेज दिया गया कि तुम संभालो। उसका नाम था अमृतलाल। क्या नाम था? अनूप सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृत सिंह चुंडावत वॉज अरेस्टेड। तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। एंड अमृतलाल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। एंड अमृतलाल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। अमृतलाल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। अमृतलाल को क्या बना दिया गया? बेगू का प्रशासक बना दिया गया। अब देखो आप, बिजोलिया में रियासत ने समझौता किया लेकिन ठिकाने ने उसको लागू। यहां पे ठिकाना समझौता कर रहा है और रियासत उसको स्वीकार, उल्टा है। आगे ना बात समझ। अच्छा, बिजोलिया में तो ये था कि सामंत का ये कहना था जमीन मेरी है तो मेरे को तो शामिल करो यार, मेरे बिना समझौता कैसे कर सकते हो? पर यहां तो ये भी लफड़ा नहीं है। यहाँ पे तो ट्रेंच भड़का गया। ट्रेंच के भड़काने पर उन्होंने क्या कर दिया? मना। उनका भाई हम करेंगे, हम रियासत है। और रियासत को बिना पूछे सामंत कोई भी समझौता। ये तो गांव वाली सी लड़ाई है जी। गांव में कोई एक महिला पड़ोस से छाछ मांगने के लिए गई। छाछ समझो, छाछ। तो पड़ोस में छाछ मांगने गई। तो जिस घर में छाछ मांगने गई उस घर की बीननी घर पे थी। छाछ बीननी घर पे थी। तो बीननी को जाग कहा कि बीननी छाछ है। तो बीननी ने कहा आज हमने बिलोना नहीं किया। क्या नहीं किया? बिलोना नहीं किया तो हमारे छाछ नहीं है। आप किसी घर पे कुछ मांगने दो और अगला मना कर दे तो वापस आएंगे? तो बेचारी महिला वापस जा रही थी। तो रास्ते जिस घर पे वो छाछ मांगने गई थी उस घर की रास्ते में सासू मिल गई। तो उसने पूछा सासू ने कि भाई कहाँ जाके? तो उस महिला ने कहा भाई मैं तो आपके घर गई थी, छाछ लेने गई थी, पर आपकी बीननी ने कहा कि आज हमने बिलोना नहीं किया तो मैं तो वापस जा रही हूँ। तो सास ने कहा अच्छा, उसने ये कहा कि हमने हमारे छाछ नहीं है? कहा हाँ, मेरे साथ चल। अब ये सेंटेंस क्या बताता है? कि छाछ है, बीननी झूठा मूठा मना कर गई। वो महिला वापस आई, वापस आके बर्तन लिया, बर्तन लेकर रसोई में गई, रसोई से वापस आई, खाली बर्तन वापस दिया और कहा आज हमने बिलोना नहीं किया, हमारे छाछ से। तो उस महिला ने कहा कि भाई जब तुम्हारी बीननी ने मना कर दिया था तो मुझे वहां से वापस क्यों ले गए? उसने कहा बीननी कौन है मना करने वाली? मना मैं कर से हूं? बीननी के पास अभी तक मना करने के अधिकार। तो मेवाड़ स्टेट वो सासू हो रखी है कि बेगू का सामंत कौन होता है? समझौता करने वाला। समझौता हम करें। और ट्रेंच को बना दिया जांच अधिकारी। ट्रेंच को क्या बना दिया? कि ट्रेंच जा मामले को जांच करके, तेरे को मामला पता है बोल सेविक समझौता में क्या क्या होता है, तू कई बातें जानता है। ट्रेंच आया बेगू, ट्रेंच ने आगे बेगू में किसानों को आगे लो आओ भाई समस्या बताओ क्या है तुम्हारे। किसानों ने कहा हमारे एक ही समस्या है साहब। ट्रेंच ने कहा हाँ हाँ वही तो बताओगे। तू मंगते लीचड़, हमारा डंका भला समझौता हो गया था अजमेर में, तू बेटा बेटा भड़का रहा था वहां पे कि नहीं ये तो बोल सेविक समझौता, हम तेरे से तो कोई बातचीत थी। तो किसानों ने ट्रेंच का क्या कर दिया? किसान ट्रेंच के पास जाए नहीं। एक दिन ट्रेंच को समाचार मिला कि किसान एक गांव में इकट्ठे हो रखे हैं। गांव का नाम था गोविंदपुरा। क्या नाम था? गोविंदपुरा गांव में किसान मीटिंग कर रहे हैं। वो दिन था 13 जुलाई 1923। कौन सा दिन था? 13 जुलाई 1923। कौन से गांव में इकट्ठे हो रखे? ट्रेंच वहां गया। ट्रेंच ने कहा किसान मेरे पास नहीं आ रहे, मैं किसानों के पास चला जाता हूँ। ट्रेंच वहां गया। किसानों ने जैसे देखा कि कौन आ रहा है, किसानों का खड़े हो जाओ, इस गोरिये से तो आज बात करें, निकल बात। इसलिए किसान खड़े होकर चल पड़े। ट्रेंच को गुस्सा आया, ट्रेंच फायरिंग कर गया, 2 किसान शहीद हो गए। कहां पर शहीद हुए? कब हुए? किसकी फायरिंग में? लिखो गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा ट्रेजेडी।
गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा ट्रेजेडी। लिखो, ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। नाम लिख लो, रूपाजीत धाकड़ और कृपाजीत धाकड़। कौन कौन से 2 किसान है बताओ देखिए? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। कौन से गांव में शहीद हुए? गोविंदपुरा। कब शहीद हुए? 13 जुलाई 1923। किसने फायरिंग की? ट्रेंच। कौन कौन शहीद हुए? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। कौन से आंदोलन के दौरान? बेगू। कौन से आंदोलन के दौरान? कौन से गांव में? गोविंदपुरा। कब हुए? 13 जुलाई 1913 कब हुए? कब? किसका साथ? कब शहीद हुए बताओ देखे? 13/7/23 को। कौन कौन हुए? रूपाजी और। अब ये यूं मामला आ रहा, सरकार ने कहा पहले नेता को गिरफ्तार करो। नेतागिरी कौन करता है इनके? साहब इनका नेता रामनारायण, तो उसको और गिरफ्तार करो। तो विजय सिंह पथिक को पता चला किसको गिरफ्तार करने वाले हैं, तो विजय सिंह जी बेगू आ गए। विजय सिंह जी ने कहा अच्छा तुम क्या सोचते हो कि रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लोगे तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा? मेरा और विजय सिंह पथिक आंदोलन चलाएगा। सरकार ने कहा पहले इसको करो। लिखो, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को 10 सितंबर 1923 एडी। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को 10 सितंबर 1923 एडी विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। किसको गिरफ्तार कर लिया गया? विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर धीरे धीरे आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया था। थोड़ी बातें भी मान ली थी, आंदोलन भी खत्म हो गया था। इसके आंदोलन का एक मुख्य केंद्र बेगूदू था। 2 गांव और थे जहां पे लाठीचार्ज वगैरह हुए थे, तो वो गांव भी इसके मुख्य केंद्र थे। लिखो, आंदोलन के अन्य केंद्र, अदर सेंटर्स ऑफ मूवमेंट। देख लो, चांद खेड़ी और मंडावरी। कौन कौन से 2 गांव है? अब कोई पूछ लेगा चांद खेड़ी व मंडावरी कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? कौन से आंदोलन से? देखो, उतार ली। अब एक बात सुनो, देखो मैंने 2-3 दिन से अपने पढ़ रहे हैं किसी भी एक रियासत में एक इलाका तो होता है राजा के पास और बाकी इलाके होते हैं किसके पास होते हैं? सामंतों के पास। जो इलाके होते हैं इनको बोलते हैं जागीर या बोलते हैं ठिकाना। क्या बोलते हैं? तो बिजोलिया एक ठिकाना है, बेगू एक ठिकानों में 2 आंदोलन हुए। बिजोलिया ठिकाने में आंदोलन हुआ और किसमें हुआ? देखो, राजा के पास जो इलाका होता है ना इसको बोलते हैं खालसा। राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में जो इलाका होता है उसको क्या बोलते हैं? फिर खालसा में कई अलग अलग इलाके होते हैं, उनको बोलते हैं परगना। क्या बोलते हैं? तो राजा का इलाका तो क्या कहलाता? खालसा। वह भूमि जो डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में होती क्या कहलाती? खालसा। वह भूमि जो राजा सामंतों को दे दिया करता क्या कहलाती? जागीर या ठीक। तो इस खालसा में भी एक आंदोलन हो गया था। तो मेवाड़ के 2 तो ठिकानों में आंदोलन हुए। कौन कौन से? बिजोलिया और बेगू। एक मेवाड़ के कौन से क्षेत्र में हुआ? खालसा। लिखो, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन, मूवमेंट ऑफ खालसा रीजन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन।
मूवमेंट ऑफ खालसा रीजन ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। कौन से क्षेत्र का आंदोलन है? अब मुझे बताओ, बिजोलिया वाला आंदोलन कौन से किसानों ने किया? धाकड़, बेगू वाला धाकड़। ये वाला आंदोलन किया था जाट किसानों ने। किसने किया? लिख लो। यह आंदोलन जाट किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय जाट फार्मर्स। यह आंदोलन जाट किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय जाट फार्मर्स। नहीं, धाकड़ अलग जाति होती है साइड में, मेवाड़ साइड में धाकड़ अलग किसानों की एक जाति। अप्रैल 1921 में उदयपुर, भाई खालसा तो राजा का इलाका है, राजा का इलाका तो राजधानी होगी राजा की। राजा की राजधानी कौन सी? उदयपुर। तो किसान कहां पर इकट्ठे हुए थे? उदयपुर। तो आंदोलन कहां से शुरू हो गया? उदयपुर। लिख लो। अप्रैल 1921 ईस्वी में, इन अप्रैल 1921 एडी, अप्रैल 1921 ईस्वी में, इन अप्रैल 1921 एडी, उदयपुर से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम उदयपुर। उदयपुर से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम उदयपुर। भाई खालसा का आंदोलन तो राजा की राजधानी से ही होगा। नेता लिख लो, गोकुल जी। नेता गोकुल जी, लीडर। नेता कौन है? गोकुल जी नेता है इसके। कहा भाई कैसे करें? उदयपुर में इकट्ठे हुए, क्या किया जाए? तो कहा पहले तो एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग में डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक सम्मेलन बुलाया गया। उदयपुर में गांव पड़ता पोड़ोली। कौन सा गांव था? लिखो, पोड़ोली सम्मेलन, पोड़ोली कॉन्फ्रेंस। अप्रैल में शुरू हुआ था, मीटिंग इनकी दिसंबर में हुई उदयपुर में, पोड़ोली गांव, वहां पोड़ोली सम्मेलन, पोड़ोली कॉन्फ्रेंस। यहां पे बैठ के दो बातें तय की इन्होंने। कहा एक तो आंदोलन वैसे ही चलाएंगे जैसा बिजोलिया में चल रहा है। कहां पे चल रहा है? अहिंसक संगठन बना के एकदम वैसे आंदोलन चलाया जाएगा। क्योंकि देखो 1921 का साल वो है जब बिजोलिया अपने पीक पे, बिजोलिया पीक पे पहुंचा हुआ है कि कांग्रेस के अधिवेशनों में बात उठ रही है। तिलक और गांधी जी लेटर लिख लिख के भेज रहे हैं, उधर अंग्रेजों का दबाव आ रहा है। इसलिए 1921 में बिजोलिया अपने पीक पे था, इसलिए 1921 में शुरू हुआ बेगू, 1921 में आपका शुरू हो रहा है खालसा। असर पड़ेगा ना, एक जगह पे है तो बाकी जगह पे असर पड़ना है अपने आप। तो कहा आंदोलन वैसे ही चलाया जाएगा जैसे, कैसे, कहां पे चलाया जा रहा है? बिजोली। तो यार बिजोलिया वालों ने तो मीटिंग बुलाई थी अपनी हरियाली अमावस्या के दिन। कब बुलाई थी? अपने भी कोई मेले वेले के दिन मीटिंग बुलाते हैं, तो मेले में जब मीटिंग बुलाते हैं तो भीड़ अपने आप आ जाती है। वरना तो क्या भीड़ को बुलाना पड़ता? भाई आज तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हो गया, तो लोगों को गाड़ियों में डाल डाल के लेके आ जाओ, फोन कर दो तुम आए तो अपने आप आ जाए। जब ये चीजें नहीं थी तो लोग इकट्ठे कैसे होंगे? तो वेट करते कोई मेला आए, मेले में लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं, लोग अपने आप इकट्ठे होंगे, अपने जाके भाषण दे देंगे। अब तो नेता आता है, उसकी सूचना दी जाती है कि नेता आ रहा है, जनता सुनने आ जाती है। पहले जनता आती थी, नेता सूचना लेता है कब आ रही है जनता, मैं जाऊंगा वहां। तो क्या कोई मेला आने दो पास में। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है मातृकुंडिया। कौन सी जगह? कहां पर है? यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा मेला पड़ता है। किसका मेला पड़ता है? तो यार इस मेले के आसपास मीटिंग कर लेते हैं। और कहां पर मीटिंग कर लेते हैं? मातृकुंडिया। तो लोगों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, लोग अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ हो जाएगी। भीड़ हो जाएगी तो अपन लोगों को समझा देंगे कि भाई अपने आंदोलन कर रहे हैं, ये बातें अपने करनी है। दो डिसीजन लिए। आंदोलन कैसे चलाया जाएगा? अगला अधिवेशन या अगला सम्मेलन कहां बुलाएंगे? लिख लो। सम्मेलन के निर्णय, डिसीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ कॉन्फ्रेंस। एक नंबर लगा के लिखो। आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। दूसरा लिखो।
अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा, मातृकुंडिया चित्तौड़ में। नेक्स्ट समिट या नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड एट मातृकुंडिया। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड एट मातृकुंडिया। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड एट मातृकुंडिया। कुंड कुंड बना हुआ है पानी का, वहां पे लोग अस्थियों का विसर्जन करते हैं। जैसे अपने अस्थियों को विसर्जन करने कहाँ जाते हैं? हरिद्वार। वहां के आसपास के आदिवासी जो लोग हैं वो कहाँ पे करते हैं? मातृकुंडिया। इसलिए मातृकुंडिया कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। क्या कहते हैं? इसी लाइन के कोष्टक में लिख लो, अलग से ब्रैकेट में लिख लो, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, इसलिए मेला वेला बढ़ता है वहां। मातृकुंडिया इज कॉल्ड एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया इज कॉल्ड एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अगला सम्मेलन लिखो, मातृकुंडिया सम्मेलन। मई 1922। मई में वो मेला बढ़ता है वैसाख वाला। मई 1922। अब आप देखो, मई 1922 में बिजोलिया वाला समझौता हो रहा है। 1922 में बेगू वाला समझौता हो रहा है। बिजोलिया बेगू तो ठिकाने के आंदोलन थे, तो राजा को लगा कि यार बिजोलिया बेगू में आंदोलन चल रहे हैं और वहां संभल नहीं रहे, खालसा में और हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए राजा ने तो इस सम्मेलन में सारी बातें मान ली। लो लो बताओ बताओ क्या क्या मांगे? ये है कि लो साहब, तो आंदोलन क्या हो गया? तो उनकी ज्यादातर मांगे जो थी वो क्या कर ली गई? मान देख लो। इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ फार्मर्स वर एक्सेप्टेड। किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ फार्मर्स वर एक्सेप्टेड। अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ फार्मर्स वर एक्सेप्टेड। अच्छा, डिमांड थी क्या? एक बड़ी जोरदार डिमांड थी। भारत में दो जगह पे अफीम की खेती होती है। एक तो होती है बिहार। कहां पे होती है? बिहार। एक होती मालवा। कहां पर होती? मालवा मतलब ये मध्य प्रदेश का टच करता है अपना भाग, तो इसमें अपने भी कुछ इलाके थे, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। कौन कौन से? अब भी होती, अभी अपने कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में अफीम होती है। एक होती है बिहार में, एक होती है अपने कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, मालवा वाला बेल्ट। बिहार अंग्रेजों के पास है, अपने वाला इलाका अपने राजाओं के पास है। अंग्रेज बिहार के अफीम को चाइना बेचते। कहां बेचते? बिहार से अफीम लेते और कहां बेचते? मतलब अफीम को लेके अंग्रेजों के और चाइना के बीच में दो लड़ाइयां हुई है। कभी कोई पूछे अफीम युद्ध किस किस के बीच लड़े गए? ब्रिटिशर्स और चाइना के बीच में। कौन सा युद्ध लड़े गए? अफीम। तो बिहार की अफीम वहां जाती, चाइना वाले कहते अफीम खाएंगे नहीं, अंग्रेजों ने कहा खिलाएंगे। खानी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी आंखें खुलती नहीं है ज्यादा, थोड़ी खाओ एक बार तो थोड़ी भाई साहब हो तरटी आएगी, तो थोड़ी आंखें खुलेगी तुम्हारी। तो अंग्रेज जबरदस्ती बेचते। अब जब चाइना वाले खाने ही लग गए, अपने चित्तौड़ वालों को पता चला कि चाइना वाले क्या खाते हैं? अफीम। तो अपने चित्तौड़ वालों ने भी कहां बेचनी शुरू कर दी। आप सोचो, चित्तौड़ से अफीम कहां जाती है? चित्तौड़ टू क्या जा रही है? अच्छा, अब लाइसेंस तो था नहीं, क्योंकि लाइसेंस तो अंग्रेजों के पास है, अंग्रेज बेचते हैं। तो अपने वालों ने इलीगल बेचने शुरू की। का लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, तस्करी। क्या करनी शुरू की? पर अपने वाले अफीम बहुत अच्छी थी, बिहार वाली अफीम इतनी अच्छी नहीं। अब चाइना वालों को जब पता चला कि ओरिजिनल माल तो इधर है, तो चाइना वालों ने वो बिहार वाले तो लेने की बंद, और कौन सी खरीदनी शुरू कर दी? अब बेचारे अंग्रेज चाइना वालों के पास जाकर था, और भाई साहब माल ले रहे हो क्या? और ना ना जरूरत नहीं है, क्या बात करते हो यार, 3 महीने पहले लिया था, आजकल कम खानी शुरू कर दी। उसने कहा ना आजकल तो ज्यादा खाता हूँ। तो फिर खत्म नहीं हुई, उसने कहा हो गई थी और ले ली। किससे ली? क्यों आए थे कोई एक चित्तौड़ से, उनसे ली। तो अंग्रेजों को पता चला कि चित्तौड़ से इलीगल तरीके से अफीम कहां पर आ रही है, तो अंग्रेजों को बिजनेस में घाटा होने लग गया। अंग्रेज बिजनेसमैन थे, उनको बिजनेस में घाटा नहीं चाहिए। तो अंग्रेजों ने अपने राजा से बात की। अंग्रेजों को लगा जब अच्छी अफीम यहाँ की, तो ये अपने खरीद लेते हैं। अपने राजा को कहा कि अफीम के खेत हमें दे दो, हम आपको रुपए दे देंगे। अपने राजाओं ने संधियां कर ली, अफीम संधियां। कौन सी संधियां? और अफीम के सारे खेत किसको दे दिए?
खेत देने का मतलब है अब अंग्रेज तय करेंगे कौन अफीम उगा सकता है और कौन अफीम। अंग्रेज लाइसेंस जारी करते, क्या जारी करते, इसलिए आज दिन तक अफीम उगाने का लाइसेंस मिलता है। आप और कोई फसल है वैसे उगा सकते हो, अफीम ऐसे उगा, ये नहीं कि आपने घर में कह दिया लो उगा लो रे है। अफीम उगाने का आपको क्या मिलेगा, बूंटे के बागर एक एक पौधे का लाइसेंस मिलता है, 50 पौधों का लाइसेंस है, 100 पौधों का लाइसेंस है, वैसे लाइसेंस मिलते हैं। आप ज्यादा कम ज्यादा नहीं कर सकते उसमें। तो अंग्रेज अफीम के लाइसेंस देते। अब लाइसेंस देंगे तो क्या सबको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे भाई, कुछ किसानों को मिलेंगे, कुछ किसान रह जाएंगे। तो जो किसान रह गए उनको नुकसान हो गया ना भाई, पहले अफीम की बिक्री उनकी भी हो रही थी, अपनी भी। इस अफीम के चक्कर में ये आंदोलन कर रहे थे कि भाई हमारे अफीम की खेती आपने बंद करवा दी, अफीम खेती बंद करवा दी तो हमारे नुकसान हो गया, हमें उसका मुआवजा दो, क्या दो, कंपनसेट करो यार हमें। राजा ने कहा कंपनसेट कर देंगे, तो राजा ने अफीम की खेती का क्या दे दिया था, मुआवजा, लिख लो। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वाज गिवन टू फार्मर्स। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वाज गिवन टू फार्मर्स। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वाज गिवन टू फार्मर्स। तब कोई पूछे कि अफीम की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था, तो खालसा क्षेत्र का आंदोलन। कौन सा, याद रह जाएगा। दो तीन बातें याद रखें, दो सम्मेलन याद रख लेना और कुछ नहीं। अगला लिखो बूंदी किसान आंदोलन। बूंदिया इसका एक नाम हो रहा है, बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ जगह का नाम था वहां। मुझे बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन कौन से किसानों ने किया, धाकड़। बेगू वाला किसने किया, धाकड़। खालसा वाला किसने किया, जाट किसान। ये आंदोलन गुर्जर किसानों का, लिख लो। गुर्जर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। गुर्जर फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। गुर्जर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। गुर्जर फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। गुर्जर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। गुर्जर फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। साधु सीताराम दास आ गए एक बार यहाँ पे घूमते हुए। साधु सीताराम दास आए तो किसानों ने कहा कि और साधु सीताराम दास जी, वहां बिजोलिया में अकेले अकेले आंदोलन कर रहे हो, हमारी तरफ तो किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। साधु सीताराम दास जी ने कहा तुम ही कर दो, तुम्हारे क्या लफड़े हैं, वो सेम सा। हमारे टैक्स ज्यादा लगाए जा रहे हैं, लाटे कुंते लिए जा रहे हैं, बिना पैसे दिए काम करवाते हैं, तो मतलब क्या हो गई, बेकार। और यहाँ पे तो एक नया टैक्स और लगाया था, चराई कर। पशुओं के चरने पे क्या लगा दिया जाएगा, टैक्स। पशु चरेंगे तो तुमसे टैक्स लेंगे। वो टैक्स कौन सा था, क्या हमारे साथ पशु चरने पे लगा दिया। गाय चरने पे कौन टैक्स लेता है, गोचर सबकी होती, गोचर होती है गाँव में। गाय की जो जमीन है उसको क्या बोलते हैं, गोचर। हमारे तो गोचर पे टैक्स है कि गाय चरेगी तो भी क्या लगेगा, टैक्स। साधु सीताराम दास ने कहा तुम पहले ये बताओ तुम्हारा संगठन कौन सा है, क्योंकि साधु सीताराम दास अब की बार सीख गए। बिजोलिया में पिछली बार नानजी ठाकरे को डायरेक्ट भेज दिया था, संगठन नहीं बनाया था। फिर विजय सिंह जी ने क्या बनाए थे, संगठन, कि तुम बताओ संगठन कौन सा है। तो उनका संगठन तो हमारे है नहीं, चलो संगठन बनाते। क्या नाम है तुम्हारे गाँव का, जिस गाँव में बात है उस गाँव का नाम था डाबी। क्या नाम था, तो साधु सीताराम दास ने एक संगठन बना दिया, डाबी किसान पंचायत। क्या बना दिया, किसने, साधु सीताराम। 1920 की बात, कब की बात है, लिखो 1920 ईस्वी में। इन 1920 एडी साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। कौन सी पंचायत बनाई, अब साधु सीताराम दास ये भी जानते थे कि वहां ऊपर माल पंच बोर्ड बना, यहाँ डाबी किसान पंचायत। उसके अध्यक्ष कौन थे, मन्ना पटेल। तो कहा भाई अध्यक्ष और बनाना है, बताओ किसको अध्यक्ष बनाए। गांव वालों ने कहा यार एक हमारे भाई है, बात बात में भड़क जाता है, इसको बना दो यार वरना वापस भड़क जाएगा। नाम था हरला भड़क। क्या नाम था,
लिख लो, हरला भड़क को अध्यक्ष बनाया गया। हरला भड़क वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन। हरला भड़क को अध्यक्ष बनाया गया। हरला भड़क वॉज मेड प्रेसिडेंट। आंदोलन ढंग से शुरू होता है 1922। कब शुरू होता है? लिख लो 1922। वही 22 के आसपास सब तरफ ही चल रही है वो चीजें। 1922 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ हुआ। मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1922 एडी। 1922 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ हुआ। मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1922 एडी। कब आंदोलन शुरू हुआ? क्या करें किसानों ने कहा, तो किसानों की समस्या वो आ रही कि चराई कर, कि पशुओं के चरने पे क्या लगा दिया? टैक्स। कि भाई जिसके पशु गोचर में जाके चरेंगे उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। किसानों का गोचर पे कब्जे कर लो। जो भी सरकार की गोचर है उन पे अपना क्या है? कब्जा। वो राजा की नहीं है, किसानों की है। तो सरकारी चारागाहों पर क्या कर लिए गए? कब्जे। बूंदी वाले किसान एक चीज से और परेशान थे, भ्रष्टाचार। कि कोई पुलिस का मामला होता और होता तो वहां पे रुपए लग जाते, जज के पास जाते तो रुपए लग जाते। आज के बाद हम पुलिस और जज के पास जाएंगे, अदालतों का क्या क्या कर दिया जाए? बहिष्कार। और सरकारी चारागाहों पर क्या कर लिया जाए? अधिकार। लिख लो, किसानों ने सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया। फार्मर्स कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। किसानों ने सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया। फार्मर्स कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया। कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया तथा अदालतों का बहिष्कार कर दिया। एंड बॉयकॉटेड कोर्ट्स। तथा अदालतों का बहिष्कार कर दिया। अब डाबी में ये काम किए गए सारे, डाबी में किए तो कहा आप बाकी जगह भी करते हैं, तो अन्य गांव के अंदर भी बाद में पंचायतें बनाई। क्या बनाएगी? से डाबी किसान पंचायत और गांव में पंचायतें बना लो। आज के बाद कोई मैटर होता तो अपनी पंचायत सुलझा लेगी, अपने को अदालत के पास जाने की आवश्यकता नहीं। लिखो, गाँव में पंचायतों की स्थापना की गई। पंचायत फॉर इस्टेब्लिश्ड इन विलेज। गाँव में पंचायतों की स्थापना की गई। पंचायत फॉर इस्टेब्लिश्ड इन विलेज। गाँव में पंचायतों की स्थापना की गई। जैसे कौन कौन से गांव में की? लिख लो। क्या क्या नाम बोलो देखे? बरड़, बरुंगन, गरदड़ा। क्या क्या नाम है गांव के बताओ? बरड़, बरुंगन और गरदड़ा। डाबी में बनी हुई थी पहले, अब बरड़, बरुंगन और गरदड़ा में और बन गई। बरड़ के अंदर बड़ी ज्यादा मूवमेंट हो गया, इसलिए बूंदी किसान आंदोलन का एक नाम ही और क्या पड़ गया? बरड़। तो बोले बूंदी किसान आंदोलन को बोले क्या को? बरड़। सरकार को लगा यार मामला गंभीर होता जा रहा है, ऐसे हर गांव के अंदर पंचायतें बनने लगी, सब गांवों में चारा गांवों पे कब्जा, अदालतों का बहिष्कार हो गया, तो फिर राज की बात मानना बंद कर देगा? फिर तो राज के पास आएगा ही कौन? तो एक दिन सरकार को पता चला कि डाबी गांव के अंदर किसानों की मीटिंग हो रही है। कौन सी गांव में? डाबी। डाबी में शुरुआत आई, डाबी में मीटिंग हो रही है, वहां पे सरकार फायरिंग कर देती है। लिखो, डाबी हत्याकांड, डाबी ट्रेजेडी। डाबी हत्याकांड, डाबी ट्रेजेडी कब हुआ? 2 अप्रैल 1900। आई रहा है बस, 2 दिन बाद फायरिंग होने वाली है। परसों हो जाएगी फायरिंग। परसों? परसों ये 2 तारीख है? आज 31 है क्या? तो परसों 2 होगी क्या? है परसों 30 होगी। अच्छा 1923। इसको कैसे लगेगा अब 2023? अरे 100 साल पूरे हो रहे हैं फायरिंग के। 2 साल बाद कितने ताली और बजा रहे हो? फायरिंग हुई है, फायरिंग। मिनख मरे हैं, मिनख। तो ये मत कहना लाडू खिलाओ। देखो, एक पुलिस अधिकारी थे, उनका नाम था इकराम हुसैन। क्या नाम था? लिखो। हाँ, कोई मौन करे तब तो समझ में आए कि तालियां बजा रहा है, मजे आ गए सर। 100 साल हो गए। लिखो, इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी।
इकराम हुसैन ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। इकराम हुसैन ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए, 2 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। एक तो भाई नानक जी भील और एक है देवीलाल गुर्जर। कौन कौन है बताओ देखे? नानक जी भील और देवीलाल का जब फायरिंग हुई थी, नानक जी भील खड़े खड़े गीत गा रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए? लेकिन नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वो सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वो सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग क्या गा रहे थे? बाद में नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, अर्जी। कौन सा गीत लिखा? लोगों का चलो थोड़ा नया गीत तो आया, कौन सीढ़ी से तो बाहर आए। लिखो, नानक जी भील की याद में, इन मेमोरी ऑफ नानक जी भील, नानक जी भील की याद में, इन मेमोरी ऑफ नानक जी भील, माणिक्यलाल वर्मा ने झंडा गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा रोट ए सॉन्ग नेम्ड, सॉरी अर्जी गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा रोट ए सॉन्ग नेम्ड अर्जी। माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? कल पढ़ेंगे बाकी।